वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर की, यानी कि गुप्त वंश की। तो ये वंश चलता है 319 एडी से 550 एडी तक, ठीक है, 550 एडी तक। तो गुप्त साम्राज्य को क्या बोला जाता है, व्यापक रूप से क्या बोला जाता है, भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस काल में क्या हुआ था, राजनीतिक, कला, साहित्यिक, विज्ञान और गणित का क्या हुई थी, प्रगति हुई थी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है। और हमें इस पीरियड में महान महान शासक भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, फटाफट चलते हैं अपने शासकों की ओर। तो यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी, फाउंडर कौन था गुप्त वंश का? तो श्रीगुप्त था। टाइटल कौन सी ली थी इसने? महाराजा की ली थी। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा, जितना एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया घटोत्कच, यानी कि उसका पुत्र, यानी कि सन ऑफ श्रीगुप्ता का पुत्र। गुप्ता श्रीगुप्ता का पुत्र कौन था? श्रीगुप्त का पुत्र कौन था? कौन था? तो घटोत्कच था। इसने कौन सी टाइटल ली थी? तो इसने महाराजा की टाइटल ली थी। कौन सी टाइटल ली थी इसने? महाराजा की टाइटल ली थी। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? श्रीगुप्त के बारे में। फाउंडर था, कौन सी टाइटल ली थी? महाराजा की टाइटल ली थी। और घटोत्कच ने भी कौन सी टाइटल ली? महाराजा की टाइटल ली। और किसका पुत्र था घटोत्कच? तो श्रीगुप्त का पुत्र था। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम चलते हैं, तो हम चलेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की ओर, ठीक है। तो इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? ही वॉज मैरिड टू कुमारी देवी ऑफ लिच्छवी क्लैन। इसने क्या की थी? कुमारी देवी से क्या किया? विवाह किया। और वो कौन से कुल की थी, कौन से क्लैन की थी? तो वो लिच्छवी क्लैन की थी, ठीक है। इसने लिच्छवी कुल की कन्या कुमारी देवी से क्या कर ली? शादी कर ली, ठीक है। और इसकी कौन सी टाइटल थी? ऊपर दोनों वालों की हमें टाइटल हमने देख ली। अब इसकी कौन सी टाइटल थी? तो इसकी टाइटल थी महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि ली थी इसने? महाराजा धीराज की क्या ली थी इसने? टाइटल ली थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? गुप्त संपत की क्या की? शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? गुप्त संपत की क्या की? इसने शुरुआत की। ठीक है सर, इतनी बात हमें पता चल गई। अब ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें समुद्रगुप्त से, तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो समुद्रगुप्त कौन था? कुमारी देवी का क्या था? पुत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? ये बेटा था। तो हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति कहाँ से किसने लिखी थी? तो हरिशेन ने लिखी थी। और हरिशेन कौन था? हरिशेन कौन था, ठीक है। तो कौन था? समुद्रगुप्त की सेना में क्या था? ये क्या था? कमांडर था। कौन था? कमांडर था। और क्या था? और क्या था? मिनिस्टर भी था। क्या था ये? मंत्री भी था। कौन सा मंत्री? संधि विग्रह, यानी कि युद्ध और शांति का क्या था? ये मंत्री था। क्या था ये? हरिशेन। हरिशेन क्या था? एक तो कमांडर था, महादंडनायक, और क्या था? संधि विग्रह, यानी कि युद्ध और शांति का मंत्री था, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है सर, हरिशेन के बारे में इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं हम प्रयाग प्रशस्ति के अंदर क्या लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? गुप्त वंश के महान सम्राट, ठीक है, गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों, ठीक है, किसकी उपलब्धियों? समुद्रगुप्त की क्या उपलब्धियों और सैन्य विजयों का क्या है? सैन्य विजयों का क्या है? एक विस्तृत अभिलेख है, ठीक है। यानी कि गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त की क्या है? उपलब्धियों और सैन्य विजयों को क्या है? एक विस्तृत अभिलेख है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी। और हरिशेन कौन था? कौन था? तो हरिशेन कौन था? कमांडर था, महादंडनायक था और संधि विग्रह था, यानी कि युद्ध और शांति का मंत्री था। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो प्रयाग प्रशस्ति इज अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट्स एंड मिलिट्री विक्ट्रीज ऑफ द ग्रेट एम्परर समुद्रगुप्ता। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम कुछ इसके कैंपेन की बात करते हैं, ठीक है। कुछ इसके कैंपेन की बात करते हैं, यानी कि कुछ इसके अभियानों की बात करते हैं। कुछ तो पहले हम बात करेंगे नॉर्थ कैंपेन की, यानी कि उत्तरी अभियान के बारे में देखते हैं। उन्होंने आर्यवर्त के क्षेत्र में राज्यों पर विजय प्राप्त की, ठीक है। नॉर्थ में क्या की थी इन्होंने? राज्यों पर क्या की? विजय प्राप्त की। तो 9 सम्राटों का वध किया और उनके क्षेत्रों को क्या कर लिया? अपने राज्य में मिला लिया। यहां पे गौर करना, यहां पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ में क्या किया था इसने? नॉर्थ में क्या कर दिया था इसने? क्षेत्रों को अपने राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया, ठीक है। नॉर्थ में क्या किया इसने? 9 राज्यों का वध किया और उनके राज्यों को, उनके क्षेत्रों को क्या कर लिया? अपने राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। नॉर्थ में तो इसने ये किया था, ये अभियान थे इसके। तो ही कॉन्कर्ड किंगडम इन द आर्यव्रता रीजन, एक्सटर्मिनेटिंग 9 मोनार्क्स एंड एनेक्सिंग देयर टेरिटरीज। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई कि नॉर्थ में क्या किया था इसने? 9 राज्यों का वध किया था और उनके क्षेत्रों को क्या कर लिया? अपने राज्य में मिला लिया। अब साउथ कैंपेन की बात करते हैं, साउथर्न कैंपेन की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण अभियान की बात करते हैं समुद्रगुप्त के। तो क्या किया था इसने? 12 राज्यों को पराजित किया, ठीक है। 12 राज्यों को क्या किया इसने? दक्षिण के 12 राज्यों को हरा दिया, ठीक है। और ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब क्या है? कर के बदले इसने क्या कर दी? शासन करने की अनुमति दे दी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां से पूछ ली जाएगी, यहां से पूछ ली जाएगी, इसको
देखो, कर के बदले क्या किया इसने साउथ में, कर के बदले क्या किया, शासन करने की अनुमति प्रदान की। जबकि नॉर्थ में क्या किया था इसने, नो 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 राजाओं का क्या किया था इसने, ठीक है, वध किया था और उनके क्षेत्रों को क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। जबकि दक्षिण में क्या करता है ये, कर के बदले शासन करने की क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई, है ना। तो विभिन्न जनजातीय, और क्या किया था इसने, विभिन्न जनजातीय नेताओं और सीमावर्ती राज्य जैसे शक, क्षत्रण और कुषाण शासक ने क्या की, उन्हें सम्मान दिया। तो देंगे कि नहीं देंगे सम्मान, तो बोलोगे बिल्कुल देंगे। जब इतनी डोमिनेंस अपनी दिखाता जा रहा है तो इसका सम्मान करेंगे, बाकी के राजा की नहीं करेंगे। तो किसने किया था, विभिन्न जनजातीय नेताओं और सीमावर्ती राज्यों ने भी क्या किया, इसका सम्मान किया। ठीक है सर। अब क्या किया, विदेशी राजाओं से भी इसने क्या किया, मित्रतापूर्ण पूर्वक संबंध क्या किए इसने, स्थापित किए। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, पहले ये कहाँ से चलता है समुद्रगुप्त, तो नॉर्थ से चलता है। नॉर्थ में कैंपेन अपना स्टार्ट करता है, नॉर्थ में कैंपेन अपना स्टार्ट करता है, 9 सम्राटों का वध करता है और उनका राज्य क्या करता है, अपने शासन में मिला लेता है, अपने राज्य में मिला लेता है। साउथ में क्या करता है, 12 राज्यों को पराजित करता है, ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसका मतलब है कर के बदले क्या करता है, ये शासन करने की अनुमति प्रदान करता है। फिर क्या करता है ये समुद्रगुप्त, विभिन्न जनजातीय नेता और सीमावर्ती राज्यों ने भी क्या कर ली, इसका सम्मान किया, यानी कि इसकी डोमिनेंस को कबूल किया। और विदेशी राज्यों से भी क्या किया इसने, मित्रतापूर्वक क्या किया, संबंध स्थापित किए। ठीक है सर। अब सांस्कृतिक और धार्मिक उपलब्धियां ये भी देख लेते हैं हम। कल्चरल एंड रिलीजियस अचीवमेंट्स क्या थी इसकी, तो कविता के निपुण और एक क्या थे, प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली संगीतकार थे। क्या थे, कविता के निपुण एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे। तो इन्होंने कौन सी टाइटल ली थी, कविराज की उपाधि ली थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी टाइटल ली थी, कविराज की क्या ली थी, उपाधि ली थी। अब देखें क्वाइन से क्या जानकारी मिलती है भैया, गोल्ड क्वाइन, ठीक है, गोल्ड क्वाइन से क्या जानकारी मिलती है, गोल्ड क्वाइन में क्या बताया गया, इनको बीणा बजाते हुए दर्शाया गया, यानी कि इनको बीणा बजाने का क्या था, शौक था। ठीक है, इंटरेस्ट था इनको बीणा बजाने में। ठीक है, तो बीणा बजाते हुए क्या किया गया, इनको दर्शाया गया किसमें, सोने के सिक्कों में। ठीक है सर। इन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने क्या किया था, परफॉर्म किया था। उन्होंने अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए क्या किया, प्राचीन वैदिक घोड़ा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ को क्या किया, पुनर्जीवित किया। यानी कि क्या होगा, क्या था ये, क्या था ये मान लो ये है समुद्रगुप्त का, है ना। समुद्रगुप्त ने क्या किया, यहाँ से घोड़ा छोड़ा और यहाँ पे गया। अगर इस राजा ने घोड़े को रोक दिया, यानी कि इसको समुद्रगुप्त के साथ क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अगर ये घोड़ा आगे अगले राज्य में बढ़ गया और उसके बाद एक और राज्य में बढ़ गया और वापस समुद्रगुप्त के पास पहुंच गया, तो यानी कि बाकी सारे राज्यों ने क्या कर ली, इसकी डोमिनेंस स्वीकार कर ली, यानी कि समुद्रगुप्त की डोमिनेंस क्या कर ली, बाकी सारे राज्यों ने स्वीकार कर ली। ठीक है, ये था यशमेध यज्ञ। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसको पुनर्जीवित किया था। ठीक है सर। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला शासक बना, परंतु ये एक अयोग्य शासक था। ठीक है, कैसे पता चलता है मैं योग्य शासक था, तो देवी चंद्रगुप्त में कमी, मतलब, ठीक है, मतलब युद्ध युद्ध से बचने के लिए अपनी पत्नी ध्रुव देवी को क्या किया, शक शत्रुओं के हवाले करने पर सहमति जताई थी। यानी इसने क्या किया, शकों के युद्ध युद्ध से, ठीक है, युद्ध करने से बचने के लिए इसने क्या किया, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को क्या किया, शकों को दे दिया। ठीक है, और परंतु उनके भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने क्या किया, हस्तक्षेप किया और शत्रुओं को मार डाला, यानी कि शकों को उसने क्या किया, मार डाला। और बाद में रामगुप्त को सिंहासन से हटाकर स्वयं सम्राट बन गया। ठीक है, बोला तेरे बस की नहीं है, अब मैं संभालूंगा राज्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय 375 एडी टू 415 एडी, तो इसने शकों को अंतिम रूप से पराजित कर रामगुप्त का क्या कर दिया, इसने हत्या कर दी। क्या कर दी इसने, रामगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके प्रमुख सैनिक और क्षेत्रीय विजय को देखते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया था, शकों को, बिल्कुल इसने शकों को क्या किया था, पराजित किया था। उन्होंने पश्चिम भारत में पश्चिम के क्षत्रपों, यानी कि शक राजाओं को सफलतापूर्वक क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, शक राजाओं को इसने क्या कर दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा दिया और पश्चिम में क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया और इस राज्य को क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। और इससे फायदा क्या हुआ इससे, गुप्तों को रोमन साम्राज्य और यूरोप के साथ महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक क्या हुई, पहुंच प्राप्त हुई। ठीक है, क्योंकि जब भी अटैक हो रहे हैं विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, तो कहां से हो रहे हैं, नॉर्थ और वेस्ट से हो रहे हैं। तो अगर वेस्ट को ही अगर कैप्चर कर लिया जाए उनको, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्ग, है ना, महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक क्या कर सकते हैं, पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो कुछ इसकी टाइटल्स देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंट जानकारी लेंगे हम। कुछ इसकी टाइटल्स देख लेते हैं, जैसे इसने कौन सी उपाधि ली थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि ली। सेकंड इसने कौन सी उपाधि ली, शक्री की उपाधि ली थी, एनिमीज ऑफ शकास। शक्री का मतलब क्या होता है, एनिमी ऑफ शकास, शकों का शत्रु।
ठीक है सर। और क्या किया था इसने, सिल्वर कॉइन्स सिक्का भी क्या किया था इसने, जारी किया था। ठीक है सर, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल इसने दो रखी थी, एक रखी थी पाटलिपुत्र और एक रखी थी इसने उज्जैन। एक रखी थी इसने पाटलिपुत्र, एक रखी थी इसने उज्जैन। ठीक है। अब कुछ इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं, जैसे मेहरौली लोह स्तंभ, ठीक है। इससे क्या जानकारी मिलती है, तो इससे इसने क्या जानकारी मिलती है कि इसने बंगाल पर भी क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। मेहरौली लोह स्तंभ से क्या जानकारी मिलती है, इसने बंगाल पर भी क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। किसकी बात कर रहे हैं हम, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है। आगे इसके इसके समय में कौन आया था, तो इसके समय में कौन आया था, तो चीनी यात्री फाहियान इसके समय में आया था। किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया, चीनी यात्री फाहियान आया। तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी फाहियान ने, तो इसने लिखी थी फो क्यों की। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने, कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने, फो क्यों की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न, ठीक है। चंद्रगुप्त के दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे भैया। तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अमर सिंह, अमर सिंह कौन था, संस्कृत के विद्वान थे। जैसे कालिदास की बात करें तो ये भी क्या थे, संस्कृत के महानतम कवि थे। जैसे धन्वंतरी की बात करें तो ये क्या थे, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद से रिलेटेड थे। बर सूची, ठीक है, बर रुचि की बात करें तो ये क्या था, प्रसिद्ध संस्कृत क्या था, व्याकरणविद था। बराहमीर, बहार मीर की बात करें, बराहमीर की बात करें तो ये कौन था, खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था और कौन था, ज्योतिषी था। ठीक है। क्षपणक, क्षपणक की बात करें तो ये कौन था, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र विद्या से रिलेटेड था। घटखप्पर की बात करें तो ये कौन था, कवि था। ठीक है। अगर बोतल भट्ट की बात करें यानी कि बेताल भट्ट की बात करें, ठीक है, बेताल भट्ट की बात करें तो ये कौन था, जादू और तंत्र विद्या के ज्ञाता था। अगर शंकु की बात करें तो ये कौन था, वास्तुकार और भूगोल वेता था। ठीक है। एक बार दौर से देख लेते हैं। अमर सिंह कौन था, संस्कृत का विद्वान था। कालिदास कौन था, संस्कृत का महानतम कवि था। धन्वंतरी कौन था, चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड था। वर रुचि कौन था, ठीक है, कौन था, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद था। ब्राह्मीर कौन था, खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था और ज्योतिषी था। अगर क्षपणक की बात करें तो कौन था, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र विद्या से रिलेटेड था। घटकप्पर की बात करें तो कौन था, कवि था। अगर बेताल भट्ट की बात करें, ठीक है, तो कौन था, जादू तंत्र विद्या के ज्ञाता था। और अगर शंकु शंकु की बात करें तो कौन था, वास्तुकार और भूगोल बेता था। ठीक है सर, इतने 9 रत्न के बारे में पता चल गया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। अब बात करते हैं हम कुमार गुप्त प्रथम की। कुमार गुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन बना, कुमार गुप्त प्रथम बना। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन अगर पूछा जाए ना किसके समय में थे, तो कुमार गुप्त के समय में थे। कितने, 18। अगर मैक्सिमम क्वाइंस किसने जारी किए थे, किसके समय में थे, तो वो भी किसके समय में थे, कुमार गुप्त के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें पता चल गई कि मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन अगर बात आएगा तो किसका नाम आएगा, कुमार गुप्त का नाम आएगा 18। अगर मैक्सिमम कॉइन्स की बात आएगी तो किसके समय में जारी किए गए थे, तो कुमार गुप्त के समय में। कितने 14। और नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी इसने, स्थापना की थी, किसने, कुमार गुप्त ने। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब इसके समय में कुछ चुनौतियां भी होंगी, कुछ आक्रमण भी हुए होंगे। ठीक है। तो हुणों का आक्रमण इसको झेलना पड़ा था। ठीक है। पुष्यमित्र जनजातियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है। परंतु अब देखते हैं किसने इसकी मदद की थी। तो कुमार गुप्त प्रथम ने अपने युवराज, ठीक है, स्कंद गुप्त के सक्षम नेतृत्व के बदौलत क्या किया था, अपनी सीमाओं पर क्या की इसने, अपनी सीमाओं की क्या की इसने, सबलतापूर्वक रक्षा की और इन खतरों को क्या कर दिया, टाल दिया। यानी कि ये जो हुणों हुणों और जो पुष्यमित्र के खतरे थे, ये क्या थे, ये टल गए थे। क्या थे, ये टल गए थे। ठीक है सर। तो कुमार गुप्त के शारदिक सिक्के, तो ये पूछ सकते हैं कि शैली में थे, तो मयूर, क्या कौन सी शैली थी, मयूर शैली में थे। ठीक है। कुमार गुप्त के शारदिक सिक्के कैसे थे, तो मयूर शैली के थे, यानी कि मौर्य उत्कीर्ण। ठीक है सर। अगर शिलालेखों की बात करें तो इंपॉर्टेंट कौन सी है, मंदसौर और बिलसात स्तंभ शिलालेख शामिल है। ठीक है, सबसे ज्यादा शिलालेख इसके समय में ही है। ठीक है, ठीक है। तो कौन सी है, मंदसौर और बिलसात स्तंभ शिलालेख क्या है, शामिल है। और बिलसात कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। कौन से जिले में है, तो एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ आ गई। अगर हम बात करें आगे स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें तो ये क्या था, सैन्य एवं विदेशी मामले। ठीक है, सैन्य एवं विदेशी मामलों की अगर हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के समय में, तो हुणों पर विजय, इसने किस पर विजय प्राप्त की थी, हुणों पर। हुणों के विनाशकारी आक्रमणों का क्या किया इसने, सफलतापूर्वक विफल कर दिया। ठीक है, इनके हुणों ने इस पर अटैक किया और उसने क्या कर दिया, उनको उस अटैक को क्या कर दिया, विफल कर दिया। पुष्यमित्रों का दमन, है ना, पुष्यमित्रों का दमन, यानी कि दमन करते इसने क्या ली थी, विक्रमादित्य की क्या ली थी, उपाधि ली थी। किसने ली थी, स्कंदगुप्त ने।
किसने ली थी? स्कंदगुप्त ने। ठीक है। सुदर्शन झील का भी क्या किया था इसने? पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कि क्या किया इसने? उन्होंने अपने गवर्नर परनादत्त को ऐतिहासिक सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करने का आदेश दिया, परंतु परनादत्त ने क्या किया था? चक्रपाली। तो चक्रपालिता कौन था? इसका क्या था? ये बेटा था। परनादत्त का कौन बेटा था? चक्रपालित। तो चक्रपालित को विशेष विशाल पुनर्निर्माण परियोजना की देखरेख का जिम्मा सौंपा। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बोलते हैं, स्कंदगुप्त है ना? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि स्कंदगुप्त के समय में किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया था, परंतु कौन था वो? ठीक है, कौन था वो? तो कौन था वो? चक्रपालित। ठीक है, कौन था वो? चक्रपालित। ठीक है सर। इसने स्कंदगुप्त ने किसको बोला था? परनादत्त को बोला था, लेकिन परनादत्त ने आगे अपने बेटे को बोला चक्रपालित को कि तुम क्या करो, विशाल पुनर्निर्माण परियोजना की क्या करो, देखरेख करो। ठीक है सर। अब कुछ मुद्रा देख लेते हैं, जैसे सोने के सिक्के। ठीक है, 5 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, स्कंदगुप्त ने। जैसे धनुधर प्रकार, ठीक है, जैसे राजा और रानी प्रकार, जैसे छत्तर प्रकार, जैसे सिंह वधकर्ता प्रकार, जैसे घुड़सवार प्रकार। ठीक है, घुड़सवार प्रकार। ठीक है सर, ये 5 प्रकार के सिक्के इसने जारी किए थे। अगर चांदी के सिक्कों की बात करूं तो गरुण प्रकार, बैल प्रकार, विधि प्रकार, मध्य देश प्रकार, ये चांदी के सिक्के थे। ठीक है सर, लग गया पता। अगर मुख्य शिलालेख की बात करूं तो भीतरी स्तंभ शिलालेख, इससे क्या जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश में स्थित ये शिलालेख पुष्यमित्रों और हुणों के विरुद्ध स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। ठीक है, तो हुणों और पुष्यमित्रों के विरुद्ध स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? तो कौन सा था? भीतरी स्तंभ शिलालेख। ठीक है सर, लग गया पता। और अगर इसके आखिरी शासक की बात करूं तो कौन था? तो कौन था वो था विष्णुगुप्त। कौन था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है सर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। जैसे कालिदास ने किस किस की रचना की थी? तो किसी की रचना की थी? विक्रमोर्वशीयम। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। जैसे रघुवंश की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। जैसे मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। जैसे मेघदूतम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। जैसे ऋतु संहार की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। जैसे कुमार संभव की रचना किसने की थी? कालिदास ने की। ठीक है, फिर हम देखते हैं मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखदत्त ने की। जैसे पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने की थी। जैसे अमरकोश की रचना किसने की? तो अमर सिंह ने की। जैसे कामसूत्र की रचना किसने की? तो वात्स्यायन ने की थी। ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखदत्त ने की। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने की। अमर कोश की रचना किसने की? अमर सिंह ने की। कामसूत्र की रचना किसने की? तो वात्स्यायन ने की। ठीक है सर, इतनी बात भी पता चल गई है ना? तो गुप्त काल में क्या था? बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला। ठीक है, और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख शास्य कौन सा था? तो एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से क्या मिलता है? सती प्रथा का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। ठीक है, और एरण अभिलेख किसने लिखवाया था? तो भानुगुप्त ने लिखवाया था। ठीक है, तो अभी क्या क्या जानकारियां मिलती हैं? एक तो बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला। ठीक है, यानी कि बाल विवाह होता था गुप्त काल में। और दूसरा, एरण अभिलेख किसने लिखा है? भानुगुप्त ने लिखा है। क्या जानकारी मिलती है? सती प्रथा का क्या है? ये प्रथम प्रथम सती प्रथा का क्या है? ये प्रथम अभिलेख शास्य है। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें पता चल गई। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि गुप्त काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ग्राम क्या थी? ग्राम शासन की क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी। और गुप्त काल में देश क्या थी? सबसे बड़ी इकाई थी। ठीक है, यानी कि राजा क्या था? सर्वोत्तम पद था। ठीक है सर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की हम अगर बात करें, कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म है ना। जैसे दंड नायक कौन था? कौन था दंड नायक? ठीक है, कौन था दंड नायक? युद्ध और न्याय अधिकारी था। जैसे संधि विग्रह कौन था? कौन था? संधि कराने वाला मंत्री था। जैसे प्रथम कुलिक कौन था? तो शिल्पकार था। जैसे प्रथम कायस्थ कौन था? तो कौन था? प्रधान लेखक था। ठीक है सर। जैसे सातवां कौन था? व्यापारी काफिले का प्रमुख था। जैसे नगर श्रेष्ठी कौन था? प्रमुख बैंकर था। ठीक है, और अगर हम लैंड रेवेन्यू की बात करूं तो कृषि उपज का क्या था? 1/6 से कितना कर दिया गया था? 1/4 कर दिया गया था। अगर मैं इसको फिर से रिवाइज करवा दूं
फिर से रिवाइज करवा दूं कुछ टर्मों को, क्योंकि पूछ ली जाती हैं। ये क्या करती हैं, पूछ ली जाती हैं। जैसे दंड नायक कौन था, युद्ध और न्याय अधिकारी था दंड नायक, है ना, दंड देगा यानी कि युद्ध और न्याय अधिकारी। संधि विग्रहक, संधि से समझ आ रहा है कि संधि कराने वाला मंत्री। जैसे प्रथम कुली कौन था, शिल्पकार था। जैसे प्रथम कायस्थ कौन था, प्रधान लेखक था। जैसे सार्थवा को किसको बोला जाता था, व्यापारिक काफले के प्रमुख को। नगर श्रेष्ठी किसको बोलते थे, प्रमुख बैंकर को। ठीक है। और लैंड रेवेन्यू क्या कर दिया गया था, कृषि की उपज का 1/6 से 1/4, यानी कि बढ़ा के टैक्स बढ़ गया है। कितना हो गया, 1/6 से 1/4। ठीक है सर। अब कुछ करों की बात कर लेते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ टैक्सेस। ठीक है, कुछ टैक्सेस की बात कर लेते हैं। जैसे हिरण्य, हिरण्य क्या था, नगद या सोने में चुकाए जाने वाला कर। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, हिरण्य। ऊपरी करा, यानी कि कपड़ा और तेल जैसी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या बोलते थे, ऊपरी करा। जैसे धान्य क्या था, धान्य क्या था, किस प्रकार का कर था, कृषि अनाज के रूप में विशेष रूप से भुगतान भुगतान किया जाने वाला कर। कृषि अनाज के रूप में विशेष रूप से भुगतान किया जाने वाले कर को क्या बोलते थे, धान्य बोलते थे। जैसे बिष्टी क्या था, बिष्टी क्या था, बेगार या निशुल्क श्रम था, यानी कि निशुल्क श्रम। या फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं, बेगार या निशुल्क श्रम था, है ना। बिष्टी यानी कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर, है ना। ऐसे बोल लो तुम। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में अगर इसको समझो बिष्टी को, तो कैसे बोल सकते हैं हम, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। यानी कि तुम्हें पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, तुम्हें क्या करना है, बस एक दिन के लिए क्या करना है, अगर तुम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो तो तुम्हें क्या करना है, राजा के पास क्या करना है, काम करना है सिर्फ एक दिन के लिए। तो उसको बोला जाता था जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। उसको क्या बोलते थे हम, उसको क्या बोलते थे हम, बिष्टी। क्या बोलते थे हम उसको, बिष्टी। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, है ना। तो ये था हमारा गुप्त साम्राज्य, उसका हमने एडमिनिस्ट्रेशन में देख लिया, इंपॉर्टेंट राजा भी देख लिए, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, है ना, क्योंकि अगर कर दोगे तो फिर अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।